हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन पेपर। क्लियर है? और ये कॉमन पेपर का 5वां वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है दोस्तों, अंतिम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिला सकती है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए 32 में आपका स्कोर क्या रहा है। क्लियर है? चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 39 नंबर पहला क्वेश्चन है आपका। अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? 2024 अप्रैल 2024 में एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं उनका पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय नायर। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अनीस शाह की बात करें अगर दोस्तों, तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी अनीस शाह। क्लियर है? और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी कमेंट में कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया? पटना, गुवाहाटी, जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गुवाहाटी। क्लियर है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? फ्रांस, रसिया, भारत। 3 है। आप हमें आंसर इसका कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन हैं। इमैनुएल मैक्रोन। क्लियर है? इमैनुएल मैक्रोन। आपको ध्यान रखना है या फिर आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यही इसका पर्पस है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, नौसेना अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, जापान, सेशेल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सेशेल्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना प्रतिनिधित्व INS तीर द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की हैं? भारत, कनाडा, चेक गणराज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, 17 से 21 फरवरी 2014, ये यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, ये 14 नहीं 2024 होगा, 2024।
2024। क्लियर है। 17 से 21 फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? अजमेर, भोपाल, चंडीगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग 46 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो सपनों की रोशनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। क्लियर है, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सपनों की रोशनी नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी द्वारा 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई डायरी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, M.A. अंसारी। क्लियर है। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है, 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है दोस्तों। कांग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को निराशाजनक एवं असंतोषजनक घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रभावी एवं असंतोषजनक घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रभावी स्वशासन की मांग की। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा गया था। क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, दादा भाई नेरोजी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दादा भाई नेरोजी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपनाम से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित कहा था? ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में 2 को अशांति का जनक कहा था दोस्तों। एक था आपका बाल गंगाधर तिलक और दूसरा कौन थे? याद कीजिए। दूसरा आपका आर्य समाज थे, आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय नागरिक सेवा से A.O. ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुए? क्लियर है। 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1883 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1882 ईस्वी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा था? सर जॉन सीले, T.R. होम्स, जेम्स आउटट्रम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स आउटट्रम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इन्होंने ही बताया था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर।
अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया था? दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 1947 ईस्वी में भारत में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 20 थे, 20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? ज्वार, बाजरा, मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मक्का। क्लियर है दोस्तों। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है। यह कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है दोस्तों। मक्का रबी फसल में भी बोई जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? USAR। क्लियर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोकारो स्टील प्लांट का प्रथम चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। आप इन्हें भी ध्यान में रखें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? लाहौर, कलकत्ता, कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कराची। क्लियर है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 58 नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्लियर है दोस्तों। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह भारत के राज्य तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। जावा खाड़ी, मरियाना खाड़ी, प्यूर्टो रिको खाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मरियाना खाड़ी। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960, 1962, 1962 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मई 1960। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को की गई थी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से डैश आगे है। इसका क्या आंसर होगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5.5 घंटे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 65.46%। क्लियर है दोस्तों। 2011 में पुरुष साक्षरता दर भारत में 82.14% था
और 2011 में साक्षरता दर भारत में 74.04% था। आप इन्हें भी ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह दर्पण 3 अलग दर्पणों से मिलकर बना है जो ऊपर से नीचे इस प्रकार व्यवस्थित है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? समतल दर्पण पहला ऑप्शन में है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, उत्तल, समतल, अवतल, समतल, उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा अवतल दर्पण, उसके बाद समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं 64 नंबर। 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपर्युक्त नहीं है? यानी कि पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरा ऑप्शन है इनमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है दोस्तों 2882, यानी 8 8 16 और 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो आप हमें बताएं कि 20 जो होता है किसका परमाणु संख्या होता है दोस्तों? तो कैल्शियम का। क्लियर है? और इसके ऑक्साइड के अगर फॉर्मूला की बात करेंगे दोस्तों तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaO होगा। और जबकि आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? इसके ऑक्साइड का सूत्र है CO2। ये आपका गलत है, ये संबंधित नहीं है। क्लियर है? और इसमें 20 न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि इसकी जो परमाणु द्रव्यमान होता है कैल्शियम का 40 होता है। तो इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो होगा इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये इनमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 है, ये गलत है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सेरिब्रम जो होता है आपके अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, फोर ब्रेन में। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डैश होगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए F और C के बीच बड़ा बनेगा, C से परे छोटा, C से परे बड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये हो गया अवतल दर्पण हो गया दोस्तों, और ये हो गया आपका पोल हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका फोकस दूरी, और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग सेंटर। क्लियर है? अब वस्तु को जो है सी से परे बड़ा, ऑप्शन सी इसका सही हो गया। वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर रखते हैं सी और एफ के बीच में। क्लियर है? तो यहाँ से एक रे यहाँ जाएगा और एफ से होकर गुजरेगा दोस्तों, ये सब आपको पता है। उसके बाद एक रे जो होगा यहाँ से आएगा इस तरीके से, और यहाँ से फिर से क्या होगा? रिटर्न होगा इस तरीके से। इस तरीके से जो इसका इमेज बनेगा दोस्तों, ये वाला लाइन देखिए और ये वाला लाइन देखिए, तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 नंबर। ZNO प्लस C इज इक्वल टू ZN प्लस CO। दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है? ZNO ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। C अपचायक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। ZNO का जिंक में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ZNO का जिंक में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। क्यों? देखिए ये है ZNO और इसको बोला जा रहा है कि जिंक में ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑक्सीकरण हम लोग जानते हैं जब कोई तत्व किसी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, उसके साथ जुटता है, तब उसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर अलग हट रहा है तो उसका तो होगा रिडक्शन होगा, यानी अवकरण होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। क्लियर है? बाकी ये आपका सही नहीं है। फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रभाव दाब के साथ होता है, बिल्कुल गलत है। फुफ्फुसीय शिरा में एक छोटी सी अपकोशिका होती है, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला, तो ये गलत है दोस्तों। ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। क्लियर है? एंथ्रासाइट जो होता है कोयला का सबसे उत्तम प्रकार माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 92% होती है। ठीक है दोस्तों, और ये बोल रहा है निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी दूसरा ऑप्शन है धातु कर्मीय कोयला, वाल्या भट्टी में लोहे को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये आपका सही है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? उसे नष्ट करके, पुनर्चक्रण द्वारा, पुनः उपयोग करके, उसे जलाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2। देखिए, पुनर्चक्रण द्वारा कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है, उसका बार बार हम लोग क्या करेंगे? रिसाइकलिंग करेंगे। एक तो ये आपका पॉसिबल हो सकता है 2 नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें 3rd नंबर पुनः उपयोग करके, ये भी आपका पॉसिबल हो सकता है बार बार उपयोग करके। क्लियर है? अपशिष्ट को कम किया जा सकता है इन दोनों विकल्पों के थ्रू। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में इन दोनों विकल्प का यूज किया गया है। केवल 2 और 3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपको 32 में आपका स्कोर क्या रहा है, क्योंकि टाइम धीरे धीरे जो है आपका कम होते जा रहा है। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आते जा रहा है दोस्तों। जितना ज़्यादा इस टाइम पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस के नज़दीक आइएगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला एग्ज़ाम। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि मौका बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है दोस्तों। इस बार जाने दो या फिर जान लगा दो। हर हालत में आप अपना एक सीट क्या करें? सुनिश्चित करें। क्लियर है? और इस चैनल से आपको भरपूर जो है आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।